नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम फिर अपने पाठ 8 किसान जमीन और राज्य पर चर्चा करने आए हैं। और आज की हमारी जो चर्चा होगी वो होगी 5वें खंड ज़मींदार पर। ज़मींदार मुग़ल साम्राज्य के ग्रामीण समुदाय का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा था जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी तो नहीं करते थे, लेकिन उनकी कमाई खेतों से ही होती थी। तो आज हम इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे वो ये है कि मुग़ल ग्रामीण समाज में ज़मींदारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। उनकी इस स्थिति के क्या कारण थे? तो ये मुग़ल काल में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ज़मींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं यानी खिदमत भी देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी कि उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, जिन्हें मिल्कियत कहते थे यानी संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन ज़मीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन ज़मीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। ज़मींदारों को ताकत इस बात से आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और ज़रिया था। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी, जिनमें घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह अगर हम मुग़ल कालीन गाँव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार उसके सक्रिय शीर्ष का हिस्सा थे। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हम जानते हैं, और इसी तरह से कई मुसलमान जमींदारों की भी थी। तो आपने क्या इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के समझा? आपने ये समझा जो आपसे सवाल पूछा गया था कि मुग़ल ग्रामीण समाज में जमींदारों की स्थिति क्या थी। तो मुग़ल ग्रामीण समाज में जमींदार सबसे ऊपरी स्तर के लोग थे। अगर उनका पिरामिड बनाया जाए ग्रामीण समाज का, तो जो सबसे ऊपर की स्थिति थी यानी जो सबसे टॉप पोजीशन वाले गांव के लोग थे वो जमींदार थे, और वो नैरो हेड पे थे, यानी कि थोड़े से जमींदार होते थे और बड़े इलाके पर उनका शासन होता था, और वो गांव की शक्ति संरचना के सबसे ऊपरी हिस्से पर रहने वाले और सभी प्रकार के शक्तियों का उपभोग करने वाले लोग थे। सवाल ये है कि आखिर उनको इतनी अच्छी स्थिति, ग्रामीण समाज में इतनी अच्छी स्थिति कैसे मिली? उसके कई कारण थे। उनमें पहला कारण उनकी जाति थी। अधिकांश जो जमींदार होते थे वो ऊंची जातियों के लोग, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, इस तरह के लोग होते थे। तो अपनी जाति की वजह से उनकी स्थिति अच्छी मानी और समाज में वैसे ही अच्छी होती थी। दूसरा जो कारण था कि इनके पास बहुत सारी ज़मीनें भी होती थी, उनकी मिल्कियत होती थी जो उनकी निजी संपत्ति होती थी, और उस पर वो खेती करवा के बहुत पैसा कमाते थे। इसलिए उनकी स्थिति अच्छी थी। ये दूसरा कारण था उनके अच्छे पोजीशन का। तीसरा था कि वो राजा और जो राज्य है, जो अधिकारी हैं, उनके लिए भी काम करते थे। वो राजा और अधिकारियों की तरफ से गांव से टैक्स इकट्ठा करके दे देते थे, तो इस वजह से भी राजा और अधिकारी उनकी इज्जत करते थे, उनको मान सम्मान देते थे। एक कारण भी था। और इसके अलावा उन जमींदारों के पास सैनिक शक्ति भी होती थी, उनके पास अपनी सेनाएं भी होती थी। तो इन सब कारणों से गांव में जमींदारों की स्थिति बहुत अच्छी थी, मजबूत थी, ताकतवर थी, और वो ग्रामीण समाज का जो पिरामिड बनाया जाए तो उस पिरामिड के सबसे ऊपर जो लोग शक्तिशाली संभ्रांत लोग बैठते थे वो ही जमींदार होते थे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ग्रामीण समाज में जमींदारों की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत ताकतवर, बहुत प्रभावशाली होती थी, और उसके विभिन्न कारण थे कि वो ऊंची जाति के थे,
उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, वो राजा की खिदमत करते थे, यानी राजा की तरफ से टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम करते थे, जिससे राजा और उसके अधिकारी उनका इज्जत करते थे, उनको सम्मान देते थे, उनको कई तरह की छूटें देते थे। और साथ ही इन जमींदारों के पास अपनी सेनाएं होती थी। इन सब कारणों से उनकी एक प्रभावशाली स्थिति गांव में थी। ये सब हमने यहाँ तक की बात इसको समझा। अब अगला जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि मुगल काल में ज़मींदारी की उत्पत्ति का संभावित स्रोत क्या था, यानी मुगल काल में ज़मींदारी उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, उसके क्या स्रोत थे। तो इसका उत्तर पेज नंबर 212 पर आपको मिलेगा। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग यानी युद्ध में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमज़ोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाज़त राज्य देता हो जब तक कि एक राज्यादेश यानी कि सनद के जरिए उसकी पुष्टि पहले ही ना की गई हो। तो इसका मतलब जमींदारी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण युद्ध में जीत था, जब जमींदार जो जमींदारी फैलाने का तरीका था कि जो ताकतवर सैनिक सरदार थे उन्हें कमज़ोर लोगों को बेदखल करने का अधिकार अगर राजा दे देता था तो वो कमज़ोर लोगों को बेदखल करके उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे और ख़ुद बड़े ज़मींदार बन जाते थे। तो इस तरह से आपने ज़मींदारी की उत्पत्ति का संभावित कारण ढूंढा मुग़ल काल में। और अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है कि अब वो बहुत ही जो महत्वपूर्ण अगला प्रश्न जो है वो है मुग़ल काल में ज़मींदारी को पुख्ता यानी कंसोलिडेट करने की धीमी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या इस प्रक्रिया में ज़मींदारों ने किसानों का भरपूर शोषण किया जिससे किसान उनके विरुद्ध हो गए? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो पहली बात तो हमने देखी कि ज़मींदारी उत्पन्न कैसे हुई। अब जब एक बार ज़मींदारी उत्पन्न हो गई, कोई व्यक्ति ज़मींदार बन गया, तो वो धीरे धीरे अपनी ज़मींदारी की स्थिति को पुख्ता यानी कंसोलिडेट यानी मजबूत भी करने लगता था। तो अब सवाल यह है कि ज़मींदारी की स्थिति को पुख्ता यानी कंसोलिडेट किस तरह से किया जाता था। तो इसका उत्तर भी आपको पेज नंबर 212 पर तीसरे पैराग्राफ में मिलेगा। ज़मींदारी को पुख्ता करने की एक धीमी प्रक्रिया चलती थी। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल हैं। ये कई तरीके से किया जा सकता था, यानी ज़मींदारी को पुख्ता, ज़मींदारी को कंसोलिडेट करने का काम कई तरीक़ों से किया जा सकता था। कौन कौन से वो तरीके थे? पहला तरीका था नई ज़मीनों को बसाकर यानी जंगलबारी करके, यानी जंगलों को काट के नई ज़मीन हासिल करो और वहाँ पर नया गांव बसाओ। इस तरह से ज़मींदार अपनी स्थिति मजबूत करता था, इसे कहते हैं जंगलबारी। दूसरा तरीका था अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, यानी किसी और की ज़मींदारी थी, अब उसने अपनी ज़मींदारी ट्रांसफ़र कर दी इस व्यक्ति के नाम पे, तो ये और बड़ा ज़मींदार हो गया। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका था राज्य के आदेश से, यानी राजा अगर किसी ज़मींदार को जो पहले से ज़मींदार है उसको कोई और ज़्यादा ज़मीन दे दे अपने आदेश से, तो ये तीसरा तरीका था अपनी ज़मींदारी को पुख्ता करने का। और चौथा तरीका था खरीद कर, यानी दूसरे ज़मींदार की ज़मींदारी अगर हम खरीद लें तो हमारी ज़मींदारी और बड़ी हो जाएगी और हमारी ज़मींदारी पुख्ता हो जाएगी। तो ये 4 तरीक़ों से ज़मींदारी को पुख्ता करने की प्रक्रिया धीमी गति से चलती रहती थी। यही वे प्रक्रियाएं थीं जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी ज़मींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में ज़मींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। यानी मुग़ल काल के अंत तक आते आते हम देखते हैं कि अब केवल ऊंची जाति के ब्राह्मण ठाकुर लोग ही जो हैं वो हैं केवल वो ही ज़मींदार नहीं बचे थे। जो निम्न जातियों के मध्यवर्ती जातियों के लोग थे वो भी ज़मींदार बनने थे, क्योंकि अब ज़मींदारी को खरीदना बेचना संभव था। तो कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति या कोई मध्यम जाति का व्यक्ति भी अगर उसके पास पैसा है तो वो ज़मींदारी खरीद के ज़मींदार बन सकता था। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित ज़मींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया था। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में ज़मीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया।
तो यानी जो राजपूत और जाट थे, उन्होंने कई तरह की स्ट्रेटेजी अपनाकर जमीन के पर अपना मालिकाना हक स्थापित करके अपनी जमींदारी को पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे कि सदगोपों ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जमींदारों की खरीद फरोख्त से गांव के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीन की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार स्थापित करते थे जहां किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। तो यानी जमींदारों ने खेती लायक ज़मीनों को बसाने में लीडरशिप दिखाई, खेतीहरों को खेती के साजो सामान दिए, उन्हें पैसा उधार दिया ताकि वो उस जगह पर बस जाएं, नया गांव बसे और नई ज़मीनों पर खेती शुरू हो जाए। ये सब काम ज़मींदारों ने किया और इस प्रकार अपने क्षेत्र में उन्होंने ज़्यादा किसानों को बसने के लिए आमंत्रित किया, उनको सहायता की, अपने क्षेत्र में ज़्यादा खेती होने का उन्होंने प्रोत्साहन दिया और इस तरह धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी ज़मींदारी को पुख्ता कर दिया। इसके अलावा ज़मींदारी की खरीद फरोख्त से गांव में मौद्रीकरण यानी रुपए के लेन देन की प्रक्रिया भी आ गई, उसमें भी तेज़ी आ गई। इससे भी ज़मींदारी की जो स्थिति थी वो पुख्ता होने लगी। इसके अलावा ज़मींदार अपनी मिल्कियत की ज़मीन की फसल भी बेचते थे। जो ज़मींदारों की निजी प्रॉपर्टी होती थी, ज़मीन जो उनकी निजी ज़मीन होती थी, उस पर जो वो फसल उगवाते थे वो उसे बेचते थे। इससे भी कैश का लेन देन होने लगा। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि ज़मींदार अक्सर बाजार यानी हाट स्थापित करते थे जहाँ किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। ज़मींदार अपनी ज़मींदारी में हाट यानी कि जो वीकली बाज़ार होते हैं या मंथली बाज़ार होते हैं वो भी लगवाते थे, जहाँ पर ज़मींदारों की फसल भी बिकती थी और किसान भी अपनी फसल बेचने आते थे। इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा हम देखते हैं कि ज़मींदारों की ज़मींदारी पुख्ता होती चली गई। अब हम देखते हैं कि सवाल आपसे ये भी पूछा गया है कि क्या इस प्रक्रिया में ज़मींदारों ने किसानों का भरपूर शोषण किया जिससे किसान उनके विरुद्ध हो गए? तो इसके उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि ज़मींदार किसानों का शोषण तो करते थे, लेकिन वो उनके लिए पितृवत संरक्षक भी होते थे। जब ज़रूरत पड़ने पर वो उनकी मदद भी करते थे, उनको सहायता भी पहुंचाते थे। इस वजह से किसान ज़मींदारों से कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा और रुष्ट नहीं थे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि ज़मींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की है, वहीं उन्होंने जमींदारों को या फिर दिलचस्प बात है साहूकारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वालों के रूप में नहीं दिखाया है। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना है। दूसरी बात यह है कि 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। तो इन दोनों उदाहरणों से पता चलता है कि भक्ति संतों ने भी जमींदारों की बुराई नहीं की है, आलोचना नहीं की है। और दूसरा, जब जमींदार राज्य के खिलाफ विद्रोह करता था तो जो किसान थे वो बजाय राजा का साथ देने के जमींदारों का साथ देते थे। इन दोनों उदाहरणों से, इन दोनों तथ्यों से ये बात पता चलती है कि जमींदार शोषक थे, किसान का शोषण करते थे, लेकिन वो वक्त ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता भी करते थे, उससे साथ पितृसत्तात्मकता, पितृवत व्यवहार भी करते थे, उसके जो सुख दुख में साथ भी देते थे। इस वजह से किसान ज़मींदारों से बहुत ज़्यादा रुष्ट नहीं थे और वो आमतौर पर ज़मींदारों का साथ पसंद करते थे और उनके लिए वो राजा से भी लड़ जाते थे। तो ये सब बातें आपको अपने इस प्रश्न के उत्तर में बतानी है। अब हम आते हैं पेज नंबर 213 के भाग 6 भू राजस्व प्रणाली के बारे में। राजा यानी मुगल शासन जो था वो पूरे भारत में भू राजस्व यानी जो खेती पर लगने वाला टैक्स है
उससे ही पैसा इकट्ठा करके अपना इतना बड़ा साम्राज्य चलाता था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था उनको करनी थी कि किस तरह से टैक्स लगाया जाए और किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाए। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल जो आपसे बन सकता है वो ये है कि मुगल शासन में राजस्व के आकलन व वसूली के लिए एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल है। तो इसके उत्तर में आपको पेज नंबर 213 पर ही मिलेगा। वो ये है कि जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह ज़रूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। तो इसका मतलब अपने राज्य को आगे चारों तरफ फैलाने के लिए, उस पर मजबूत बनाने के लिए, उसे समृद्ध बनाने के लिए मुग़ल शासकों के लिए ज़रूरी था कि वो खेती से टैक्स इकट्ठा करें। इसके लिए उनको एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राजस्व प्रशासन का पूरा तंत्र खड़ा करने की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने अनेक अधिकारी नियुक्त किए टैक्स इकट्ठा करने वाले। तो अब जो आपसे दूसरा प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है वो है मुग़ल शासन में राजस्व प्रशासन यानी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की रूपरेखा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं मुग़लों ने टैक्स यानी भू राजस्व इकट्ठा करने, लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए पूरी क्या व्यवस्था की थी, कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए थे। इन्हीं बातों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, राजस्व प्रशासन का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था वो था दीवान। दीवान जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। तो आप देख सकते हो कि खेती की दुनिया में सरकार के ऐसे अधिकारी आ गए जो खेती का हिसाब रखेंगे कि कितनी फसल हुई और उस पर टैक्स लगाएंगे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने ज़मीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे। पहला कर निर्धारण जिसको हम कहते थे जमा, और दूसरा वास्तविक वसूली जिसे हम कहते थे हासिल। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूल की गई रकम। एक और अधिकारी होता था मुगलों के राजस्व प्रशासन में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो होता था अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी। तो अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करें, यानी किसान लोग जो है टैक्स नगद दें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रखना चाहिए। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुती हुई ज़मीन और जोतने लायक ज़मीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने अकबर आइन अकबरी में, यानी अकबरनामा की जो भाग है आइन अकबरी में, ऐसी ज़मीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी ज़मीन की नपाई के प्रयास जारी रहे हैं। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और उनकी नपाई नहीं हुई थी। तो ये बात आपके सामने स्पष्ट हो गई कि मुगलों का राजस्व प्रशासन में दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, एक दीवान था, एक अमील गुजार था, और वो जाकर पहले
निर्धारण करते थे कि इस ज़मीन से इतना टैक्स आना चाहिए, उसको जमा कहते थे, और फिर वास्तव में जितना टैक्स की वसूली होती थी उसे हासिल कहा जाता था। तो जमा और हासिल ये दो महत्वपूर्ण बातें थीं मुग़ल राजस्व प्रशासन की। और हम देखते हैं कि जो राजा था, जैसे अकबर ने अपने अमील गुजारों को ये निर्देश दिया था कि वो कोशिश करें कि टैक्स जो है, भू राजस्व जो है वो नगद जमा हो, लेकिन अगर कोई किसान नगद नहीं दे सकता तो उससे फसल के रूप में भी टैक्स यानी भू राजस्व वसूला जा सकता है। इसके अलावा इस भू राजस्व प्रणाली जो थी मुग़लों की, उसमें पूरे राज्य की ज़मीनों की नपाई की जाती थी, जिस अबुल फजल ने भी अपने आईन अकबरी में बताया, वो आंकड़े दिए कि किस तरह से कितनी कितनी ज़मीनें कहाँ कहाँ नापी गई। और फिर अलग अलग बादशाहों ने ज़मीनों को नापने का प्रयास किया है। जैसे 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, देखा जाए कि हर गांव में कितने किसान हैं जो खेती करते हैं। ये इसका स्पष्ट हिसाब रखने का औरंगजेब ने हुक्म दिया था। और इसके बाद, लेकिन इसके बावजूद भी यानी ऊपर से बादशाह इतना सक्रिय था राजस्व की भू राजस्व के कलेक्शन के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हो पाई थी। और इसका कारण ये था कि मुग़ल साम्राज्य कोई सारा मैदानी इलाका नहीं था, बीच बीच में बहुत घने जंगल थे जहाँ नपाई संभव नहीं थी। तो इस तरह से आपने इन सब बातों पर चर्चा की कि भाई मुग़लों का भू राजस्व प्रशासन कैसा था। अमीन के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। पेज नंबर 214 में बॉक्स में अमीन दे रखा है। अमीन एक मुलाजिम था, एक सरकारी नौकर था, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेज नंबर 214 पर ही आपको एक बॉक्स दे रखा है, अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। अकबर ने अपने राजस्व प्रशासन में ये निर्देश दिया था कि पूरे राज्य में जितनी भी ज़मीनें हैं उनको 5 वर्गों में, 5 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया जाए। सबसे पहली जो ज़मीन होती थी वो पोलज ज़मीन कहलाती थी। पोलज यानी अच्छी ज़मीन जहाँ हर साल खेती होती है और जहाँ खूब उत्पादन होता है, जहाँ से सरकार को टैक्स खूब अच्छा मिल सकता है। दूसरे प्रकार की ज़मीन थी परौती या परती ज़मीन, जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई उर्वरक शक्ति वापस प्राप्त कर सके। तीसरी प्रकार की ज़मीन चचर होती थी। ये चचर वह ज़मीन होती थी जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। और उसके बाद एक और प्रकार की ज़मीन थी, वो थी बंजर ज़मीन, जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक खेती नहीं की गई थी। अब मुग़लों के राजस्व प्रशासन में किस तरह से टैक्स कलेक्ट होता था, भू राजस्व कैसे कलेक्ट होता था। जो पहली 2 प्रकार की ज़मीनें थी यानी पोलज और परती, इन दोनों प्रकार की ज़मीनों की 3-3 किस्में निर्धारित की जाती थी, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की ज़मीन के उत्पाद को जोड़ देते थे और उसका तीसरा हिस्सा मध्यम यानी एवरेज उत्पाद माना जाता था, और उस एवरेज उत्पाद का 1/3 हिस्सा शाही शुल्क यानी भू राजस्व के रूप में कलेक्ट किया जाता था। तो आप देख रहे हो कि कितनी व्यवस्थित ढंग से टैक्स कलेक्ट किया जाता था किसानों के उत्पादन पर। इसी के अलावा आप पेज नंबर 214 पर एक मैप, एक मानचित्र भी देख रहे हैं। आपको इस मानचित्र को अपनी कॉपी पर चिपकाना है, बनाना है। और ये आपके जो 3 मुख्य मुग़ल शासक थे, बाबर, अकबर और औरंगजेब, उनके राज्यकाल को बता रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो बाबर का शासन था 1530 तक, वो भारत के थोड़े से हिस्सों पर था। उसके बाद अकबर ने 1605 तक उसका शासन रहा और अकबर ने उसको काफ़ी भारत के कई दूसरे बड़े हिस्सों तक फैलाया। बाबर के मुकाबले में अकबर का शासन ज़्यादा हिस्सों तक फैल गया, जो गुलाबी रंग में आपको दिखाई दे रहा है। और जो औरंगजेब था, जो सबसे आखिरी शक्तिशाली मुग़ल शासक था, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई, जो 1707 तक शासन करता रहा, उसके शासनकाल में तो भारत का जो मुग़ल शासन है वो भारत के बहुत बड़े हिस्से तक फैल गया। केवल दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा ही मुग़ल शासन से अछूता रहा, बाकी सब जगहों पर मुग़ल शासन फैल गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुग़ल शासन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, इस मानचित्र को बनाना है। और इसी पेज नंबर 214 पर आपको एक दे रखी है मनसबदारी व्यवस्था, यानी कि जो आपको यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था का एक बॉक्स दे रखा है 214 पर। मनसबदारी वास्तव में मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था। यानी
जो जैसे आज होते हैं ना आईएएस आईपीएस वगैरह जो बड़े अधिकारी होते हैं जो पूरा प्रशासन चलाते हैं देश का, तो उस समय उन आईएएस आईपीएस को हम मनसबदार कहते थे। तो मनसबदार एक सेवा वर्ग था, एक कैडर था जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी होती। जो भी मनसबदार होता था वो प्रशासन चलाने का भी काम करता था और सेना का भी काम करता था। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान दिया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। तो यानी मनसबदारों को सैलरी दो तरीके से दी जाती थी। कुछ मनसबदारों को कैश दी जाती थी और कुछ को ज़मीन यानी जागीर दे दी जाती थी। वो वहाँ से अपना भू राजस्व इकट्ठा करके अपनी सैलरी वहाँ से इकट्ठा करते थे। समय समय पर इन मनसबदारों का तबादला भी किया जाता था। तो इस तरह से आपने जो मुग़लों की भू राजस्व प्रणाली है, उनका जो राजस्व प्रशासन है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो ज़मीनें हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा और ये सारी व्यवस्था थी। इसके अलावा हम एक और बात देखते हैं, पेज नंबर 215 पर आपको स्रोत 6 दे रखा है, नगद या जीन्स, यानी टैक्स नगद कलेक्ट किया जाए या जीन्स। तो जैसा हम देखते हैं कि आमतौर पर पहले कोशिश तो ये होती थी कि किसान नगद टैक्स दे दे, लेकिन अगर नगद टैक्स नहीं दे पाता था तो उससे उसकी फसल वस्तु के रूप में भी टैक्स ले लिया जाता था, उसे जीन्स कहते थे। तो अगर किसान जीन्स के तौर पर यानी वस्तु के रूप में अपना टैक्स दे रहा है तो इसके लिए कई तरीके काम में लाए जाते थे। उनमें पहला तरीका कहलाता था कणकुत, यानी हिंदी ज़ुबान में कण का मतलब है अनाज और कुत का मतलब है अंदाजा। तो अगर इस विधि के अनुसार कैसे टैक्स लिया जाता था कि अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। तो ये पहला तरीका था कणकुत, जो जब जीन्स के द्वारा टैक्स लिया जाता तो पहला तरीका था कणकुत। दूसरा तरीका था बटाई, जिसे भावली भी कहते थे। इसमें फसल काटकर जमा कर ली जाती थी और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में व रजामंदी में बंटवारा कर लिया जाता था। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि नहीं तो दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखने वाले लोग ऐसा काम कर सकते थे, और मतलब उसमें हेरा फेरी कर सकते थे। और जो तीसरा तरीका था जीन्स के द्वारा टैक्स लेने का, वो था खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लिए जाते थे। और चौथा तरीका था लांग बटाई, यानी फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते थे और फिर उसे अपने में बांट लेते थे और हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता था और उससे मुनाफा कमाता था। अब इसी पेज पर 215 पर जमा के नाम से भी स्रोत 7 आपको दे रखा है। 1665 में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा दिए गए एक हुक्म का अंश अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जमा यानी कि कितना टैक्स लगाया जाए, इसके बारे में औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को क्या हिदायत दी थी। उसने कहा था कि टैक्स का असेसमेंट करते समय, टैक्स का निर्धारण करते समय एक तो सरकार के वित्तीय हितों का ध्यान रखो और साथ ही किसानों के कल्याण का भी ध्यान रखो। तो ये सब बातें हमें मुग़ल प्रशासन के राजस्व प्रशासन की मुख्य बातों को बताती है। जब आपसे मुग़ल प्रशासन के राजस्व प्रशासन की बात आए, मुग़ल शासन के राजस्व प्रशासन की बात आए, तो आपको ये सब बतानी है जो पहले वो बताई। इसके अलावा जो भूमि के वर्गीकरण, जो 4 तरह की भूमि होती थी, पोलज, परती, बंजर, चचर, इस तरह की, उनके बारे में भी आपको बताना है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बताना है, अमीन के बारे में बताना है, दीवान के बारे में बताना है, मालगुजार के बारे में भी बताना है। नगद और जीन्स के रूप में जब टैक्स लिया जाता है जीन्स के रूप में, तो कणकुत बटाई, खेत बटाई, लांग बटाई, इन सब के बारे में बताना है। और जमा निर्धारण करने के लिए औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को क्या निर्देश दिया था कि वो टैक्स निर्धारित करते समय ध्यान रखें राज्य के वित्तीय हितों का और साथ ही किसानों के कल्याण का। तो ये सारी बातें आपको अपने उत्तर में पॉइंट वाइज बतानी है, इसी से आपका उत्तर बहुत अच्छा बनेगा। और इस तरह से हमने अब यहाँ तक की बातों को, आज हमने भू राजस्व प्रणाली की बात देखी और अब हम बात करेंगे, आज इसके बारे में इतना ही करते हैं और अगले अध्याय में हम इससे आगे बात करेंगे। तो आज इस पर आधारित मैं प्रश्न भेजूंगा, उनको भी करना है और सबको इस वीडियो देखने के बाद अपनी किताब को भी ध्यान से पढ़ना है। तो इसके साथ ही आज के लिए हम विदा लेते हैं।